हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्राचीन भारत प्रारंभ किया था। प्राचीन भारत में अब तक हम प्राग ऐतिहासिक काल और बहुत सारे धर्म जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म आदि के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो वंश था आपका, सबसे पहला हर्यक वंश आया था, फिर उसके बाद आपका नंद वंश आया था, फिर मौर्य वंश आया था। मैंने बताया था कि मौर्य वंश जो भारत के समस्त भारत पर उसका एक सत्ता थी, यानी कि सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे वे थोड़े निर्बल थे, जिस कारण मौर्य साम्राज्य में अनेक अनेक वंशों का उदय हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का उदय हुआ है। जैसे कि इस काल में मगध सहित भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न साम्राज्य जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, इन सभी का उदय होता है और अनेक विदेशी आक्रमण भी प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, और उनके जो सेनापति थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो 183 ईसा पूर्व की बात है, जब आपके बृहद्रथ का शासन चल रहा था, तो उस समय भारी आक्रमण, विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिनमें यवन यवन यानी कि यूनानी जो आक्रमण कर रहे थे। तो यवन के आक्रमण के समय, तो क्योंकि जो बृहद्रथ थे वे तो मगध पर बैठे थे। अब मगध मगध के अधीन ये सभी जितने तक्षशिला वगैरह, ये बॉर्डर के जितने भी राज्य थे सब इसके मगध के अधीन थे, और तक्षशिला पर भारी आक्रमण ज़्यादा हो रहे थे इस तरफ। तो उस तरफ से कोई एक्शन नहीं, मगध के राजा के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो इस कारण जो पुष्यमित्र शुंग थे वे अपने राजा को मार देते हैं, और फिर एक नए वंश जिसका नाम है शुंग वंश, उसकी नींव रखते हैं 184 बीसी से 75 बीसी, यानी बीसी मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, जिसको आप हिंदी में जानते हो। तो शुंग वंश की नींव रखते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग नींव रखते हैं। राजधानी उनकी पाटलिपुत्र होती है और दूसरी राजधानी होती है विदिशा। ये क्वेश्चन दो से तीन बार आ चुका है पेपर में कि पहली राजधानी शुंग वंश की कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी। ठीक है। इसी तरह कुषाण वंश जब आगे आएगा तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। ठीक है। तो बृहद्रथ जैसे कि अंतिम मौर्य सम्राट था, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है 184 बीसी में, और शुंग वंश की नींव रखी जाती है। और इसी काल में भागवत धर्म का उदय होता है। ठीक है। और बात करते हैं, पहले स्रोत की बात करते हैं कि शुंग वंश के बारे में हमें स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। सबसे पहले शुंग वंश का साहित्यिक स्रोत की बात करें, आप जैसे कि जानते हो स्रोत जो दो तरह के होते हैं, एक आपका साहित्यिक स्रोत होता है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत होता है। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत में वायु और मत्स्य पुराण, जैसे कि आप जानते हो कुल पुराण हमारी कितनी है, 18। कुल पुराण कितनी है हमारी, 18। तो 18 पुराणों में से दो पुराण जैसे कि वायु और मत्स्य पुराण, इन पुराणों में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसी तरह एक कालिदास जो लेखक थे, बताऊंगा मैं आपको जब गुप्त साम्राज्य पढ़ाऊंगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। इस पुस्तक में भी आपको शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य वदान, उसमें भी पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्पोतों का तोड़ा था, ये वर्णित है। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में आपको मिलते हैं आपके अभिलेख। पहले अभिलेख की बात करते हैं हम, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में लिखा है कि राजा धनदेव ने लिखवाया था। शुंग वंश में कहा जाता है कि शुंग वंश के बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उन शासकों में आगे चलकर राजा धनदेव भी हुए। उन धनदेव ने इसको अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यह जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से ही प्राप्त होती है। दूसरी बात करते हैं आपका भरतहुत का अभिलेख। ठीक है। जो शुंग वंश के बारे में आपको जानकारी देता है। एक होता है बेशनगर का अभिलेख, ये यवन राजदूत जो थे आपके हेलियोडोरस का है। इससे हमें भागवत धर्म की लोकप्रियता के बारे में पता चलता है कि शुंग वंश के समय में भागवत धर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा था। ठीक है। मालविका अग्निमित्रम, जैसे बताया मैंने, कालिदास जी की पुस्तक है, उसमें पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण माना गया है। ठीक है।
कहा जाता है कि ये सुखवंश जो थे, जो यहाँ के सुखवंश के शासक थे, वे सारे क्या थे, ब्राह्मण थे और किस गोत्र के थे, कश्यप गोत्र के थे। ठीक है। पतंजलि की बात करें, पतंजलि जो इनके सुखवंश जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनके पुरोहित थे। ठीक है। उनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया। महाभाष्य जो था अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा गया था। ठीक है। बात करते हैं मनुस्मृति। यह ग्रंथ भी कब रचना हुई, ये इसी काल में इसकी रचना हुई। सांची के स्पूत, ठीक है, सांची के स्पूत का द्वार और भाजा का विहार और बोधगया मंदिर की वेष्टनी, बेसनगर में गरुड़ ध्वज, ठीक है, ये स्तंभ, ये सभी किस काल में निर्मित हुए, ये सभी इसी काल में निर्मित हुए हैं। बात करते हैं यवन शासक डेमेट्रियस आक्रमण। ठीक है। सबसे पहला आक्रमण जो होता है वो डेमेट्रियस के द्वारा किया जाता है, और भारत पर सबसे पहला आक्रमण डेमेट्रियस के द्वारा किया जाता है। और उस समय जो शासन था वो पुष्यमित्र शुंग का था। तो पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र शुंग को भेजते हैं उससे लड़ाई करने के लिए। अग्निमित्र शुंग कौन थे, ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। ठीक है। तो डेमेट्रियस से क्या होता है, डेमेट्रियस को ये पराजित कर देते हैं। और यूनानी शासक का भी आक्रमण होता है, जो अग्निमित्र शुंग ने इसको पराजित किया था। शुंग वंश अंतिम शासक जो होते हैं वह देवभूति थे। ठीक है। तो शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे, हम जैसे कि हमने बताया आपको, प्रथम शासक आपके थे पुष्यमित्र शुंग, और बीच में एक शासक धनदेव का नाम जिक्र आया, और लास्ट शासक जो होते देवभूति थे। इनकी हत्या कौन कर देता है, इनके ही मंत्री जो होते वासुदेव ने 75 BC में कर दी थी। ठीक है। तो इनकी हत्या कर दी जाती है इनके ही मंत्री के द्वारा। ठीक है। तो जब वासुदेव इनकी हत्या कर देते हैं 75 BC में, यानी ईसा पूर्व में, तब दूसरे वंश की नींव रखी जाती है, कण्व वंश। ठीक है। तो कण्व वंश का आधिपत्य हो जाता है मगध पर 75 BC से 30 BC। ठीक है। यानी कि 30 और 15 45 साल ये शासन करते हैं। तो इस वंश की नींव रखी थी वासुदेव ने। ठीक है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हर्षचरित्र से। हर्षचरित्र किसने लिखी थी, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षवर्धन के ऊपर। ठीक है। उससे ये जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि वासुदेव थे, इन्होंने 9 वर्षों तक शासन किया था। ये सभी जानकारी आपको हर्षचरित्र से मिलती है। फिर इनका पुत्र आता है भूमिमित्र, फिर उनका पुत्र आता है नारायण, फिर उनका पुत्र बैठता है सुशर्मा। कहा जाता है सुशर्मा की हत्या की जाती है शिमुख के द्वारा। शिमुख जो थे, ये भी बताऊंगा मैं, ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है। तो इनके द्वारा इसको पदच्युत कर दिया जाता है। ठीक है। मतलब कि पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। ये तो आपके मगध की तरफ ये वंश उभर रहे थे, जैसे कि आपने देखा शुंग वंश, कण्व वंश। ठीक है। इधर दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत भी मौर्य के कब्जे में था उसमें, तो दक्षिण भारत में जो नए वंश का उदय होता है वो होता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 60 BC यानी 60 ईसा पूर्व से 240 BC नहीं, सॉरी, इसे AD कर लेना। ठीक है। इसको आप क्या कर लेना, इसको आप AD कर लेना। ठीक है। क्योंकि ये बहुत लंबा चला था वंश, तो AD कर लेना, वो गलत लिख दिया मैंने, 240 BC। ठीक है। 240 AD मतलब कि ईस्वी तक। ठीक है। उसको सही कर लेना आप। और क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र पर इनका अधिकार था, इनका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक के क्षेत्र पर इनका अधिकार हुआ करता था। पुराणों में इनको आंध्र भृत्य तथा अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया है। ठीक है। पुराणों में कहा जाता है कि इसके संस्थापक, पुराणों में ही लिखा है कि इनके संस्थापक कौन, सातवाहन वंश के ये संस्थापक थे आपके शिमुख, जिनको सिंधुक भी कहा गया है। साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं इस वंश के बारे में, देखो, एक तो नागनिका का नानाहाट अभिलेख कहाँ से मिलता है, पुणे में मिलता है, महाराष्ट्र में। और गोमती पुत्र सतकर्णी के 2 गुहालेख मिलते हैं, ये भी कहाँ मिलते हैं, नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है। और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख और कार्ले गुहालेख मिलता है, यहाँ से जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में। और यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख, इसके सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह है, जलपोत यानी जहाज के चिन्ह है। ठीक है। तो ये साक्ष्य बताते हैं, सातवाहन वंश के आधिपत्य को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नागनिका जो थी वो कौन थी, वो आपकी सतकर्णी की पत्नी थी। ठीक है। वो मैंने आपको लिख रखा होगा आगे। ठीक है। तो इस वंश के अब जब राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, इसमें प्रमुख शासक आते हैं सातकर्णी प्रथम। ठीक है। 18 वर्षों तक इनका शासन रहता है। राजधानी रखते हैं अमरावती, गुंटूर में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उपाधि ये लिखते हैं, दक्षिणापथ की उपाधि लेते हैं।
इनकी रानी का नाम था नागनिका। जैसे कि मैंने बताया, नागनिका का एक अभिलेख मिलता है, जो कहाँ मिलता है आपको, पुणे महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, और इसने ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि में दान दी थी। ठीक है, देखो कहा जाता है कि सातवाहन वंश जो थे खुद ब्राह्मण मत वाले थे, कि ब्राह्मणवादी थे, लेकिन इनके द्वारा बौद्ध सबसे ज़्यादा भूमि अगर किसको दान दी गई है, वो दी गई है बौद्ध को। ठीक है, बौद्ध को सबसे ज़्यादा भूमि दान दी गई है। जो सतकर्णी थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ठीक है, बात करते हैं दूसरे शासक गोमती पुत्र सातकर्णी। ठीक है, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि ये 23वें शासक थे, जो कि 106 AD यानी ईस्वी से 130 ईस्वी तक के इनका शासन था। ठीक है, और बात करते हैं कि नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या आदित्य ब्राह्मण कहा गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आदित्य ब्राह्मण किस शासक को कहा गया है। ठीक है, तो वो गोमती पुत्र सतकर्णी थे। इनके द्वारा उपाधि जो ली गई थी, वो ली गई थी खतियादप मान मदनस की उपाधि इनके द्वारा ली गई थी। इसे त्रिसमुद्रो यपीतवाहन कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं शक शासक थे एक नहपान, वो आगे बताऊंगा। शक शासक एक नहपान थे, ठीक है, को इन्होंने हराया था। और क्योंकि उनकी कैसे पता लगता है उन्होंने हराया था, क्योंकि उनके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए जाते थे नहपान के द्वारा। उन चांदी के सिक्कों पर आपके गोमती पुत्र सतकर्णी का भी नाम लिखा हुआ है। और ये जो मिलता है आपको सिक्के कहाँ से मिलते हैं, जोगलथम्बी कहाँ पड़ता है, नासिक में पड़ता है, वहाँ से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के किस वंश के थे, नहपान के। शक शासक जो नहपान थे उनके थे। ठीक है, बात करते हैं गोमती पुत्र सतकर्णी के द्वारा अन्य उपाधियाँ भी ली गई, जैसे कि राजा राजा, ठीक है, वेंकट स्वामी और विंध्य नरेश, इनकी उपाधि भी इनके द्वारा ली गई। अब बात करते हैं हम वशिष्ठ पुत्र पुलवोमी। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलवोमी जिनका शासनकाल था 130 AD से 154 AD तक इनका शासन था। ठीक है, ये गोमती पुत्र सतकर्णी जो थे इनके ही पुत्र थे। आंध्र प्रदेश पर विजय की और प्रथम आंध्र सम्राट कहलाए। तो पूरे आंध्र प्रदेश पर जो विजय पाने वाले थे, ये आपके वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी थे। ठीक है, इस कारण इनको आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। राजधानी की बात करें प्रतिष्ठान। ठीक है, तो 2 राजधानी होगी, जैसे कि एक ऊपर थी अमरावती, दूसरी राजधानी होगी प्रतिष्ठान। ठीक है, शक शासक रुद्रदामन से पराजित हुए। एक शक शासक थे रुद्रदामन, बताऊंगा जब शक वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। तो रुद्रदामन के द्वारा ये क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। ठीक है, ये कहाँ से पता लगता है आपको जानकारी, ये जानकारी मिलती है आपको कन्हेरी अभिलेख से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछ लेता है किस अभिलेख से हमें पता लगता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी जो रुद्रदामन से पराजित हो गए थे, ये कन्हेरी अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है। पुराणों में इसे पुलोमा कहा गया है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है कि पुलोमा किस राजा को कहा गया है। ये कहा है, ठीक है, किसे कहा गया है आपका, ये कहा गया आपका पुलुमावी को। ठीक है, पुलुमावी यानी पुलोमा। ठीक है, नासिक अभिलेख में से दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है। बात करते हैं यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद शासन वंश में विघटन प्रारंभ हुआ, यानी कि अंतिम जो प्रभावशाली या शक्तिशाली शासक जो था इस वंश में, वो था यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, इनकी मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद सातवाहन वंश में विघटन प्रारंभ हो जाते हैं। और ठीक है, और इसने शकों द्वारा जीते भूभाग, जो इनने शकों पर जो जीत हासिल की थी, उनके द्वारा जो क्षेत्र कब्जाए हुए थे उनको जीता था, उस पर क्या होता है, शकों द्वारा से जीत लेते हैं। ठीक है, और इनके सिक्कों पर आपको जहाज, मछली और शंख के चित्र मिलते हैं। इस वंश के बारे में कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और क्या क्या तथ्य इस वंश के बारे में। ठीक है, जैसे कार्ले, चैत्य, अमरावती कला शुरू करते हैं ये वंश। ठीक है, और सातवाहन शासक के नाम मात्र प्रधान है, जैसे कि आपको दिख रहा है गोमती पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है कि मात्र प्रधान है, लेकिन सत्ता कौन लेते थे, महिला ना लेकर सत्ता कौन लेते थे, पुत्र ही सत्ता बैठता था। ठीक है, और ये ब्राह्मण मतुनाई थे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी वंश में एक शासक थे जिसका नाम था हाल। ठीक है, क्या नाम था, हाल था। ठीक है, उस हाल शासक भी थे और साथ में एक बहुत बड़े कवि भी थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई गाथा सप्तशती। ठीक है,
प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। गाथा सप्तपदी जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है। इनके दरबार में और भी लेखक हुआ करते थे, जैसे कि गुणाढ्य जिनने बृहत्कथा लिखी, और सर्ववर्मन जिनने कातंत्र निवास, ठीक है, जिन्हें कातंत्र लिखी, वे भी निवास इनके दरबार में क्या करते थे। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक भूमिदान बौद्धों को दी है। ठीक है, केंद्रीय शासन की अनुपस्थिति में, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आंध्र प्रदेश पर इनका आधिपत्य हुआ करता सातवाहन वंश का। जब सातवाहन वंश के जो अंतिम प्रभावशाली जो शासक रहे वो आपके रहे यज्ञश्री शतकर्णी। अब उसके बाद जब वे उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो कई राजवंशों का उदय होता है, जैसे कि आते हैं आंध्र इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, आंध्र इक्ष्वाकु वंश आंध्र प्रदेश में, और वाकाटक वंश विदर्भ में, और पल्लव वंश तमिलनाडु में। इन नए नए वंशों का वहाँ से उदय होता है। ठीक है, बात करते हैं आंध्र इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, आंध्र इक्ष्वाकु वंश एक किस तरह का वंश था। ये एक बौद्ध मत वाले थे, यानी कि बुद्ध में विश्वास रखते थे। 3 से 4 AD यानी कि 3 से 4 ईस्वी तक के इनका शासन रहा। कृष्णा नदी के पूर्वी घाटी में इनका शासन हुआ करता था। राजधानी की बात करें, राजधानी इनकी विजयपुरी थी। ठीक है, आधुनिक बोल सकते हो आप, नागार्जुन कोंडा जो है। ठीक है, इस वंश में कुल कितने शासक हुए, कुल 4 शासक होते हैं इस वंश में। ठीक है, शांतमूल प्रथम शासक थे, वीर पुरुषदत्त, ठीक है, और चौथे आप कहते हैं रुद्र पुरुषदत्त। वीर पुरुषदत्त का मेन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, संस्थापक शांतमूल, और दूसरे थे राजधानी विजयपुर, और तीसरी जो दूसरे इनके शासक है वीर पुरुषदत्त। बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल, जी हाँ, जब वीर पुरुषदत्त का शासन हुआ करता था तो उसको बोलते थे बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको किन्ना हराया था, इनको पल्लवों ने अभ्यस्त कर दिया था। बात करते हैं दूसरे वंश वाकाटक वंश। ठीक है, तीसरी शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। अजंता गुहा लेख से इनकी जानकारी मिलती है। राजधानी की बात करें, जैसे बताया मैंने आपको, विदर्भ है ना, पुरिका या रार या विदर्भ, 3 नाम है इसके, ये हुआ करती थी। संस्थापक की बात करें, विंध्य शक्ति 255 AD, इसके मतलब वो ईस्वी, ये इसके संस्थापक थे। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, पुराणों से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ पढ़ते रहना कि कहाँ से जानकारी मिल रही है। ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, अब सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसकी तुलना इंद्र से एवं विष्णु से की गई है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंद्र विष्णु से तुलना किस शासक की गई है। प्रमुख शासक की बात करें, प्रवरसेन आते हैं, सम्राट की उपाधि लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, 1 वाजपेयी यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं रुद्रसेन प्रथम, जो इसके दूसरे शासक थे। अभिलेखों में इन्हें महाभैरव कहा गया है। इनकी पुत्री थी प्रभावती। ठीक है, उसका विवाह होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जब मैं आपको बताऊंगा, ये आप कहते हैं गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, इनके जो पुत्र थे उनसे इनका विवाह होता है प्रभावती का। ठीक है, इस वंश में फिर आ जाते पृथ्वीसेन प्रथम। ठीक है, इसे आचरण से युधिष्ठिर के समान बताया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, युधिष्ठिर के समान किसे बताया गया है। ठीक है, पृथ्वीसेन प्रथम को। इसका काल शांति एवं समृद्धि का प्रतीक था। बात करते हैं प्रवरसेन द्वितीय, राजधानी नंदीवर्मन से प्रवरपुर। ठीक है, इन्होंने एक काव्य लिखा था, ये सेतुबंध। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, सेतुबंध काव्य किसने लिखा है, ये प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, ठीक है, बालाघाट अभिलेख जो मिलता है उसमें इनको कहा गया है परम भागवत कहा गया है। अजंता के 16वें व 17वें विहार का जो निर्माण करवाते हैं वे आपके पृथ्वीसेन द्वितीय ही करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कलिंग का चेदी वंश। ठीक है, जिसको बोलते हैं महामेघवान वंश। ठीक है, इसमें आप बात करते हैं प्रथम शताब्दी BC में कलिंग भारत का अत्यंत प्रभावशाली राज्य बन चुका था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कलिंग को तो अशोक के द्वारा जीत लिया गया था। उसके बाद वे मौर्य वंश के अधीन था। अब जब मौर्य वंश कमज़ोर पड़ गया तो उसके बाद आपका कलिंग भी एक नए राजवंश के रूप में उभरा, जिसका नाम था चेदी वंश। ठीक है, महामेघवान वंश भी बोलते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे, महावेगवान इसके संस्थापक थे। प्रमुख शासक या सबसे प्रतापी शासक की बात करें इस वंश की, वो थे खारवेल। आपने नाम सुना होगा खारवेल शासक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा
प्रतापी शासक थे। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है आपके हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपका हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, कहाँ मिला है, उदयगिरी पहाड़ी पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये है। ठीक है, इसमें 13 वर्षों तक के शासन के बारे में इनके जिक्र है। खारवेल के बारे में बिल्कुल क्रमानुसार सब कुछ लिखा हुआ है इस अभिलेख में। इसने जैन तीर्थकर शीतलनाथ की मूर्ति कलिंग लाया था, कहाँ से, मगध से। यानी कि इसने मगध पर भी हमला किया था। मगध पर उस समय शासक किसका था, बृहस्पति मित्र का शासक हुआ करता। तो उस समय ये मगध पर हमला करते हैं और वहाँ से जैन तीर्थकर शीतलनाथ की मूर्ति कलिंग लाते हैं। जनगणना का प्रथम साक्ष्य भी आपको यहीं से मिलता है, आती गुफा अभिलेख से। कहा जाता है कि कलिंग की उस समय जो आबादी थी वो 35,000 हुआ करती थी। ठीक है, इसने चोल, चेर और पांड्य शासकों को भी पराजित किया। यवन व सतकर्णी को भी इन्होंने हराया था। नहरों की जानकारी का अभिलेख भी साक्ष्य जो मिलता है पहला, वो हाथी गुफा अभिलेख ही मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशी शासन। ठीक है, विदेशी शासन की बात करते हैं।